चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। फिर हम देखने वाले हैं एसके झा सर का 4100 प्लस जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज है, 4100 प्लस सिलेक्टेड का जो क्वेश्चन सीरीज है, इसका आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 3 तक नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइए। इन सभी का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुँच जाए। कल हमने 42 तक क्वेश्चन देखा था, आज हम 43 से देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की बात की गई है कि फादर और सन का जो उम्र का योग है वो कितना है, 40 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। फादर और सन का जो आयु का अनुपात है वो 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए 5 साल पहले फादर और सन का उम्र 40 वर्ष था, तो वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में फादर और सन का उम्र कितना हो जाएगा, 5-5 साल जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 साल। क्या हो जाएगा, 5 साल बेटा का जुड़ेगा, 5 साल पिताजी का जुड़ेगा, तो दोनों का जो 5-5 साल जुड़ेगा तो 10 साल हो जाएगा, तो 40-10 क्या हो जाएगा, 50। अब देखिए ये 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 50। तो जब 5 रेशियो का वैल्यू 50 है तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि फादर का उम्र कितना है, तो फादर कितना अनुपात है, 4, तो 10 से गुना कर देंगे तो फादर का उम्र हो जाएगा 40 वर्ष और सन का उम्र कितना हो जाएगा, 10 साल। यानी कि वर्तमान में इन दोनों का उम्र कितना है, 50 साल है। देखिए 40 + 10 50, तो पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 40 वर्ष। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा के समीकरण x² + x + 1 = 0 है, x² + x + 1 = 0 है, 0 के मूल हैं, तो वो समीकरण क्या होगा जिसका मूल अल्फा का क्यूब तथा बीटा का क्यूब। अब देखिए समीकरण किससे हम कंपेरिजन कराते हैं, हमारा इक्वेशन होता है ax² bx + c = 0, यही होता है। इसी से इन संख्या को कंपेरिजन कराएंगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब देखिए इसमें -b/a, x में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ से माइनस का 1/a, यहाँ गुना में क्या है, 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -1 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, तो c क्या है, 1/1 यानी कि 1। अब हमसे पूछा है अल्फा क्यूब तथा बीटा क्यूब के मूल क्या होंगे, बीटा क्यूब का। अब देखिए इक्वेशन हमारा क्या होता है, x² - अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब इंटू x प्लस अल्फा बीटा का क्यूब बराबर 0। ये इस इक्वेशन को हमको सेटिस्फाइड कराना है, यानी इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू तो हमारा समीकरण मूल के आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो हम जानते हैं a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, यही होता है। आप सभी जानते होंगे a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1, -1 का क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमको निकालना है, +3 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है, और इसका मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का -1, ये -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 गुना -1 यानी कि -1 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या हो जाएगा, ये -10 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 - 1 यानी कि 2। अब देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, तो बस
यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में ये क्या हो जाएगा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये -3 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 3 गुना 1 -3, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो हमारा समीकरण क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 कोई ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन डी में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 रहता तो ऑप्शन डी होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहते हैं कि राहुल को परीक्षा में 515 अंक प्राप्त है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 3% अधिक है। यदि मोहन को उसी परीक्षा में 710 अंक प्राप्त होते हैं तो उसका उत्तीर्णांक के ऊपर मिले अंक का प्रतिशत क्या होगा। कितना परसेंट ज़्यादा मिल रहा है 3%। अब हमने मान लिया कि राहुल को 3% ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि टोटल मार्क्स अगर 100 है तो 100 प्लस 3% ये किसके बराबर है, तो 515 के बराबर है। यानी कि 103% का वैल्यू अगर 515 है तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये तो राहुल का टोटल मार्क्स हो गए। अब यदि मोहन को 710 अंक प्राप्त होते हैं, मोहन को 710 अंक प्राप्त होते हैं तो ये 100% से कितना ज़्यादा है, तो ये 210 अंक ज़्यादा है। देखिए 210 अंक ज़्यादा प्राप्त होते हैं किस पे, 500 पे, तो 100% पे कितना प्राप्त होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 के 20, 5 दूनी 10, यानी कि 42% उत्तीर्णांक से ज़्यादा प्राप्त होगा। तो 42% यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये का सिक्कों का अनुपात है। 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये, ठीक है। देखिए अगर हम इसको भी रुपया में कन्वर्ट कर दें तो इसे 1/2 रुपया कह सकते हैं, 25 पैसा को हम 1/4 रुपया कह सकते हैं, और ये रुपया तो रुपये में है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है ये किस अनुपात में है, तो 5:6:2 अनुपात में है, ठीक है। अगर इन दोनों का रुपया और अनुपात का गुना कर दें तो ये 5/2 अनुपात हो जाएगा, ये 6/4 अनुपात हो जाएगा, और ये 2 का 2 रह जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 3/2 हो गया। इन सभी में 2 से गुना कर दें, ये हो जाएगा 5 अनुपात हो जाएगा, ये आपका 3 अनुपात हो जाएगा, और ये आपका 4 अनुपात हो जाएगा। अब देखिए 4 3 7, 7 5 12, ये कितना हो गया 12 अनुपात हो गया। और इन सभी का टोटल अनुपात कितना पैसा दिया है, 42 रुपया। अब देखिए हमको क्या बोला, 25 पैसे के कितना अनुपात है। चलिए अब हमारे पास टोटल अनुपात क्या आ गया, 5:3:4। तो हम क्या बोल रहा 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी, तो 25 पैसे का कितना अनुपात है 3, टोटल अनुपात कितना है 5 3 8 4 12, टोटल रुपया कितना है 22 रुपया है। लेकिन 25 पैसे का सिक्का 1 रुपया में कितना होता है, तो 4 होता है, तो 4 3 12, 3 से 3 कट गया, यानी 25 पैसा के 42 सिक्के होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि यदि a बराबर √5 + 1/√5 - 1 हो, और b बराबर √5 - 1/√5 + 1 हो, तो दिया गया है कि a² + ab + b² बट्टा a² - ab + b² का मान क्या हो। अब देखिए यहाँ देखिए a b, अगर हम a गुना b कर दें तो देखिए क्या होगा, √5 + 1/√5
और √5 माइनस 1 गुना √5 माइनस 1 बटा √5 प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि a गुना b का मान 1 है तो a बराबर 1 बटा b हम कह सकते हैं, a बराबर a बटा b हम कह सकते हैं। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दें, a प्लस b जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस 1 बटा √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 बटा √5 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, क्या हो जाएगा, √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1, ये इससे कट जाएगा, ये जाकर गुना हो जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये इससे कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो नीचे वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे वाला संख्या तो पूरा 4 हो गया। ऊपर वाला a का स्क्वायर यानी कि 5, b का स्क्वायर यानी कि 1 और 2ab यानी कि 2√5। अगला देखिए a का स्क्वायर यानी कि 5, b का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का 2ab यानी कि 2√5। अब ये 2√5 ये 2√5 कट गया, 5 1 6 5 1 6 6 6 12 12 बट्टा 4 यानी कि 3। अब बात को समझिएगा, a प्लस बी बराबर अगर 3 है, a प्लस बी बराबर अगर 3 है तो a प्लस 1 बटा a का वैल्यू देंगे तो क्या होगा, a प्लस a बटा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम कहें a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर तो आप कहिएगा a स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर माइनस 3a, ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 के 9, सॉरी ये स्क्वायर है ना, ये 2a यानी कि 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर का मान क्या हो गया, 7। अब हम इस इक्वेशन में आते, अब देखिए थोड़ा सा स्पेस का कमी है फिर भी हम करेंगे, a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने देते हैं प्लस a इंटू ये b का मान हमने क्या निकाला है, a बराबर 1 बट्टा b, तो इस b को अगर हम 1 बट्टा a लिख दें और इस b को हम लिख दें 1 बटा, इस b को हम क्या कर दें 1 बटा a कर दें, ये क्या हो जाएगा 1 बटा a स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ये कट जाएगा ऊपर यानी कि ये, इसको भी करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a गुना a बटा a प्लस 1 बटा a का स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब ऊपर हमारे पास क्या आ गया, इसको हम यहाँ लिखते हैं, ऊपर आ गया a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर का मान हमने क्या निकाला है, 7, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1 बट्टा 7 माइनस 1 यानी कि 8 बट्टा 6 यानी कि 2 चौके 8 2 3 6 यानी कि 4 बट्टा 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 4 बट्टा 3 का मतलब क्या होता है, 3 एकम 3 और 3 के 9 यानी कि 3 एकम 3, ये आ जाएगा 1.33 के आसपास आ जाएगा, 1.33 यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि एक 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है, जिसका परिधि जो है आयत के परिधि के समान थी, तो इसका कोण क्या होगा, 120 डिग्री था, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए एक आयत है, आयत क्या होगा, इस तरीके से आयत होगा, अगर ये 12 है ये 8 है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का अगर हम परिमाप देखें, आयत का अगर हम परिमाप देखें तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 2 गुने 12 और 8 क्या हो जाएगा, 12 और 8 20 यानी कि 2 गुना 20 यानी कि 40 हो गए। अब देखिए, अब इसके जो परिमाप है, इसके परिधि के समचतुर्भुज जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी, तो इसका कोण 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। 4a बराबर अगर हम 40 कर दें तो a का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मान लीजिए अगर समचतुर्भुज इस तरीके से बनता है,
ठीक है। अगर मान लीजिए इसका एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। जब 120 डिग्री है तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर एंगल दिया रहता है तो कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर साइन थीटा, यानी जो थीटा का गिवन रहता है वही थीटा को हम पुट कर देते हैं। ये ए स्क्वायर साइन कितना हो जाएगा 120 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री करेंगे तब जाके कितना होगा 120 डिग्री होगा, ये क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर गुना साइन 120 डिग्री साइन 30 कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 गुना √3/2, 2 से 100 कट के 50 बार में, यानी कि 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि दो निर्देशांकों तथा सरल रेखा 2x + 3y = 6 से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना, एक बार हम क्या करेंगे x = 0 रखेंगे। जब x का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 + 3y = 6, यानी कि 3y = 6, तो y का मान क्या आ जाएगा 2। अब अगर एक बार हम y = 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x + 3 गुना 0 = 6, यानी कि 2x = 6, तो x का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए x का मान 3 आ गया। अगर हम ये x और y दो निर्देशांक है, अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो x का मान कितना है, x का मान 3 है और पॉजिटिव में है तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये x क्या आ जाएगा 3 का वैल्यू 3 यहाँ आ जाएगा x का, और y का मान क्या आ जाएगा, मान लीजिए 2 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला दिए तो ये तो 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसका मतलब है ये 3 यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे x 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना हो गया तो 3 हो गया, 1/2 3 गुना ये आपका 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेल गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। तो दोनों रेल कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। अब देखिए एक ट्रेन ए है जो कहाँ से चलती है, मेरठ से। मान लीजिए ए बी स्थान गाजियाबाद पहुंचती है, गाजियाबाद ये 4 बजे चलती है और ये 5 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। दूसरा ट्रेन 4 बजे गाजियाबाद से चलती है और मेरठ कब पहुंचती है 5:30 बजे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे कितना घंटा लगा 1 घंटा। और फिर ये गाजियाबाद से मेरठ आने में इसे कितना घंटा लगा, यानी कि 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 घंटा लगा। बात समझिएगा, 3/2 घंटा लगा। अब मान लीजिए इसे 1 घंटा लगा, इसे 3 घंटा 3/2 घंटा लगा, तो 1 और 3/2 का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर हमने मान लिया कि ये दूरी जो है ये दूरी 3 किलोमीटर है, मान लिया कि ये दूरी 3 किलोमीटर है, तो ये जो ट्रेन चलेगी ये किसके स्पीड से चलेगी कि 1 घंटा में, यानी इसका जो स्पीड होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तब न 1 घंटा में 3 किलोमीटर दूरी तय करेगा, यही होगा। अगर इधर से गाजियाबाद से अगर बी कोई ट्रेन चलता है 5:30 बजे पहुंचता है मेरठ में और इसे 1.5 घंटा लगता है, तो इसका अगर हम चाल देखें इसका स्पीड क्या हो जाएगा, दूरी तो आपका 3 किलोमीटर है
और समय कितना लगता है 3/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, 3 से 3 कट जाएगा, यानी इसका स्पीड क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये बी का ट्रेन का जो चाल होगा वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जब ये ट्रेन इधर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रही है, इधर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रही है, तो दोनों की बात की जाए वो कब मिलेंगी, तो इन दोनों का चाल जो होता है वो हम जोड़ देते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, यही होता है। तो दूरी हमारा कितना है, दूरी तो हमारा 3 किलोमीटर है, और चाल कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर की स्पीड से ये आ रही है, 2 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, तो इन दोनों को चाल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब हमसे समय क्या पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 60 मिनट से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 से 60 कर जाएगा 12 मिनट, यानी कि 12×3 36 मिनट हो जाएगा। यानी कि देखिए इन दोनों का चलने का जो समय है वो तो सेम है, ये भी 4 बजे चल रही है, ये भी 4 बजे चल रही है, ये एक दूसरे से कब मिलेगी, यानी कि 36 मिनट बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो कब मिलेंगी 4:36 में ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, तो 4:36, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि किसी लोहे की छड़ को 30 सेंटीमीटर के समान भागों में काटा जाता है तो 4 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा बच जाता है। यदि उसे 29 सेंटीमीटर के समान भागों में काटा जाए तो 13 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा बच जाता है, तो इस छड़ की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। अब देखिए क्या कह रहा है, हमने माना कि इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो कितना है x सेंटीमीटर है। अब देखिए 30 के बराबर भागों में काटा जाता है तो कितना बच जाता है 4 सेंटीमीटर बच जाता है। यदि इसे 29 के बराबर भागों में काटा जाता है तो कितना बच जाता है, तो 13 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा बच जाता है। अब ये 29x इधर आके 30x से माइनस होगा, तो 30x माइनस 29x बराबर क्या हो जाएगा 13, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ गया 13 में से 4 गया, यानी कि 9 सेंटीमीटर। जब x का मान हमारे पास 9 सेंटीमीटर है तो छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी 30 गुना 9 + 4, यानी कि 9 × 27, 270 + 4, यानी कि 274 सेंटीमीटर। ये इधर से नहीं आएगा, इधर भी अगर x का मान 9 रख देंगे तो 29 गुना 9 + 13, यानी कि 99 81 के एक हाथ में 8, 9 दूना 18, और 18 8 26, 261 + 13, यानी कि 274 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहते हैं कि दिए गए पाई चार्ट अलग अलग भागों पर 2015 में कंपनी XYZ द्वारा क्या है खर्च दर्शाता है। यदि XYZ ने कुल 100 लाख करोड़ खर्च किए तो कर्मचारियों की आय पर कुल कितना खर्च किया। एक पाई चार्ट बनाया गया, ये यहाँ पे एडिटिंग के बाद आप सभी को दिखता है, ठीक है, इसलिए मोबाइल से हमको देख के करना पड़ता है, आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे। ये 30% क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये इंफ्रा पे 30% है, 5% इसका किस पे जाता है टैक्स पे, 5% इंटरेस्ट पे जाता है, इंटरेस्ट पे यानी कि लोन इंटरेस्ट पे जाता है, 20% सैलरीज पे जाता है, यानी कि 20% सैलरी पे, और 40% R&D पे जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है तो कर्मचारियों के आय पर कुल कितना खर्च होता है। 100 लाख करोड़ है, 100 लाख करोड़ है, 100 लाख करोड़ में 20% किस पे खर्च होता है, तो 20% सैलरी पे होता है। तो 100 लाख में से अगर 20% निकाल दें तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि ये लाख है, यानी कि 20 लाख क्या हो जाएगा, 20 लाख किस पे जाता है, तो 20 लाख करोड़ सैलरी पे जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² - का 2x + 4 बराबर
जीरो के मूल हो तो वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा का क्यूब बट्टा अल्फा स्क्वायर और बीटा का क्यूब बट्टा बीटा स्क्वायर। ये देखिए ये क्या है, अल्फा स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा, और ये आपका क्या हो जाएगा बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा है। देखिए इस समीकरण को हम किससे रिलेटेड कराते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटा है माइनस बी, यानी कि माइनस का 2 माइनस माइनस का 2 बटा क्या है 1 है, यानी कि इसका मान 2 आ गया, सी का मान कितना है 4, 4 बटा 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण का इक्वेशन हम लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो ये 4 है, तो ये 4 बराबर 0। इक्वेशन क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि कॉट थीटा बराबर 1/√3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो। देखिए कॉट थीटा क्या होता है, एक त्रिभुज बना दीजिए, तो कॉट थीटा क्या होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार क्या है 1, लंब क्या है 3, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4, तो √4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है 1/2, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि √3/2, बस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 1/4, ये हो गया 2 माइनस 3/4। अब देखिए 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3/4, 4 दूनी 8 माइनस 3 यानी कि 5/4, 4 से 4 कट गया, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 3/5 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि 2 रेलगाड़ियाँ एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। वे एक दूसरे को मिलने के बाद क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट तथा 3 घंटा 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती है। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वाई की चाल क्या होगी। अब देखिए 2 ट्रेन हैं ए और बी, ये ए है और ये बी है, एक एक्स से चाल से चल रही है, दूसरा वाई की चाल से चल रही है, ये क्वेश्चन है। देखिए अब वे दोनों चलते चलते एक दूसरे से कहीं मिलेगी, मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ से इधर आई मिली और ये यहाँ आके मिली, ट्रेन है मिलेगी एक दूसरे के बीच में, कहीं इस तरीके से नहीं मिलेगी, ये आएगी इधर एक पॉइंट पे मिलेगी, ये आएगी इधर एक पॉइंट पे मिलेगी, यही ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, इस तरह के केस में हमने बताया है कि डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, V1/V2 बराबर अंडर रूट T2/T1 इस केस में लगता है जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ आए और मिले और मिल के ये चले जाएं और इन दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस होगा वो दिया रहा है। अब देखिए टाइम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 टाइम दिया हुआ है, एक को तो 4 घंटा 48 मिनट लगता है, ठीक है, दूसरे को 3 घंटा 20 मिनट लगता है, ठीक है, यानी 4 घंटा 48 मिनट तथा 3 घंटा 20 मिनट। 4 घंटा 48 मिनट का हो गया मतलब 4 + 48/60, 12 चौक 48, 12 5 60, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 के 20, 24/5 घंटा एक को लगता है, दूसरे को क्या लगेगा 3 + 20/60, यानी कि 20 × 3 = 60, 3 का 9 1 10/3 घंटा इसको लगेगा बस। और एक और चाल दिया हुआ है, चाल हमारे पास किसका दिया हुआ है, एक्स की चाल यानी V1 का मान कितना दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है,
तो बस इसमें हम पुट करेंगे 45/V2 बराबर T2 का मान कितना दिया है 10/3, तो 10/3 भागा T1 क्या है 24/5, ये 24/5। अब ये क्या हो जाएगा 10/3 गुना 5/24, काट देंगे 2 2 5 10, 2 से कट गया 12, ये हो जाएगा √25/36, यानी कि √25/36 यानी कि 5/6। अब देखिए 45/V2 का मान अगर 5/6 है तो 5 से ये कट जाएगा, 9 12 में 15 45, तो V2 का मान क्या आ जाएगा 9 6 54, यानी कि दूसरे का चाल आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, और ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक डिब्बे में दो द्रव ए तथा बी का मिश्रण 1:2 में है। ए और बी का जो अनुपात है वो किस अनुपात में है 1:2 में है। ठीक है, 15 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जब 15 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही द्रव डाल दिया जाता है, इसमें से क्या किया जाता है 15 लीटर मिश्रण को जो क्या किया जाता है निकाल लिया जाता है, और निकाल के द्रव ए में यानी कि ए में भर देते हैं। तो ए तथा बी का अनुपात क्या हो जाता है 2:1 हो जाता है। जब 2:1 हो जाता है तो शुरुआत में डिब्बे में द्रव बी की मात्रा क्या है, देखिए बी में से तो कुछ निकाला नहीं जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है निकाल के मिश्रण में और ए में डाल दिया जा रहा है, यानी कि बी जैसे है उसको वैसे रहना चाहिए। यहाँ 2 अनुपात में है, यहाँ 1 अनुपात में है, यानी कि यहाँ अनुपात अगर बराबर करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो इन दोनों में गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगा 4:2 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब सारा काम ए में द्रव डाला गया था तो कितना का अंतर यहाँ आता है 3 का अंतर आता है। यही 3 का अंतर किसके बराबर है 15 लीटर निकाला गया मिश्रण के बराबर है। तो एक की बात की जाए तो 5 यूनिट मिश्रण निकाला गया था। अगर इस टोटल 6 की बात करें तो 6 की बात क्या हो जाएगा 6 गुना 5 यानी कि 30 लीटर मिश्रण होगा। अब देखिए 30 लीटर मिश्रण इसमें होगा, लेकिन अब हमसे पूछा है कि प्रारंभिक में क्या होगा, तो टोटल प्रारंभिक में कितना अनुपात में है 3 अनुपात में है। तो 3 अनुपात का वैल्यू अगर 30 होगा तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 अनुपात हो जाएगा। तो 2 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 लीटर हो जाएगा। जो हमसे बी का अनुपात पूछा है तो द्रव का मात्रा कितना था तो 20 था, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।